हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसा रहा हमारा क्विज टाइम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे सेकेंड एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे। तो क्विज टाइम, आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया। जैसा कि हमने अभी लाइव सेशन में देखा था, आपने बहुत बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट किया क्विज में। और आपने जो है कि बहुत ही ज्यादा आंसर आपने बहुत क्विकली दिया। आपने गिफ्ट भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग गिफ्ट भी कलेक्ट किए होंगे। तो आई होप आप सबका ये जो टाइम था बहुत ही हैप्पीनेस रहा होगा, क्योंकि क्विज, ये हमारा जो मिंटी क्विज का खिलाने का पर्पज ही यही है कि क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास हैं और आप क्या हो गया पढ़ने में बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, बहुत एसएसटी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए। तो ये क्विज जो है कि मिंटी क्विज ही आपका एक रिफ्रेशमेंट है। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत ही मजा आया होगा। तो कई सारे क्वेरीज थी, आपको लाइव में बहुत सारी क्वेरीज थी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बिना किसी देरी की हम क्या करते हैं कि बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ये क्या है कि जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किए थे उसका सोल्यूशन था। और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे। थोड़े से टाइम के लिए आपको फटाफट आंसर करने थे। आपके हम कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन थे, जो फॉर्मूलाज थे, थोड़ी थोड़ी थिंकिंग थी, आपका क्विक रिवीजन था। और आपको इसमें मजा भी आया, आपको सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिले। तो आई होप ये जो टाइम था, ये जो आपका टाइम था, जो हमने आपका टाइम लिया था इस प्रीसियस टाइम में, प्रीसियस टाइम में जो मैंने आपका टाइम लिया था, आई होप वो आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। आपको जो क्वेरीज हो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं। जो रूल्स थे आपको पता ही थे, बेसिकली रूल्स क्या क्या थे हमारे। आंसर द ऑप्शंस को आंसर करना था, अन पॉइंट्स को अर्न करना था, और विन द क्विज़ेस को विन करना था। आपने सारे सारे गेम किए होंगे, सारे मजा आ गया। मुझे पता कि मैंने लाइव में भी था। अब आप सबको देखा था, आपने बहुत एंजॉय किया था, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। और मजा आया था, हमें भी तो बहुत ज्यादा मजा आया था। चलिए देखते हैं। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? सोल्यूशंस के लिए तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या कहता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। सिंगल चॉइस है। और जो हम बात किए थे किसकी, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का करेक्ट फार्मूला क्या है? तो बताइए। चार ऑप्शन दिए थे, आई स्क्वायर वी टी, आई स्क्वायर पी टी, आर वी स्क्वायर टी, आर आई स्क्वायर टी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कौन सा होगा? तो इसका जो सोल्यूशन था, इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या था हमारा? आंसर डी था, आर आई स्क्वायर। फ्रेज चेंज किया गया है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। हमने पढ़ा है क्या है, हमने बस यही पढ़ा था, रट लिया है हमने, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बट आई स्क्वायर आर टी तो कहीं था ही नहीं। तो आई स्क्वायर आर टी को थोड़ा सा फ्रेज चेंज कर दिया गया, आर आई स्क्वायर टी कर दिया गया है। तो जैसे ओके, सिंगल चॉइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि विच मिरर इज यूज्ड इन द व्हीकल एज ए रिवर व्यू मिरर। अब आप सोचिए कि कौन कहाँ पे यूज हो रहा है। जो हमारे बाइक, जो हमारे कार्स होते हैं, ट्रक होते हैं, उनके जो साइड में जो मिरर्स यूज होते हैं वो कौन से मिरर ही होते हैं? अब बताइए कि दूर के ऑब्जेक्ट को हम पास देख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को हम पास देख रहे हैं, और छोटा देख रहे हैं, डिमिनिश देख रहे हैं, इरेक्ट देख रहे हैं, मतलब सीधा देख रहे हैं, इरेक्ट देख रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा मिरर है जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को पास में दिखाए, छोटा दिखाए, इरेक्ट दिखाए और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। तो कौन सा मिरर होता है? एक ही मिरर होता है। अब बताइए कौन सा मिरर होता है? आंसर हो सकता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा एप्लीकेशन था उसका, व्हीकल्स का मिरर का एप्लीकेशन था। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन पे। द पावर ऑफ द लेंस इज -4D व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इट इज। अब आप सोचिए कि बताइए कौन सा लेंस हो सकता है कि अगर उसका पावर -4D है। पावर -4D है, हमें पता है कि पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, कि पावर ऑफ लेंस होता है P इक्वल टू 1/f। f निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो f मस्ट भी निगेटिव होगा। f निगेटिव होता है किसके टर्म में? कॉन्वेक्स में कि कॉनकेव में? तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या देखने को मिला कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो निगेटिव फोकस के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? लेंस यूज हो जाएगा। हमारा आंसर देखते हैं, हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो जैसे कि हम अभी आपको फार्मूला बताया, P इक्वल टू 1/f। P हमारा क्या है? निगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा? F क्या होगा? मस्ट भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव फोकस किसका होता है? निगेटिव फोकस हमारा कॉनकेव लेंस का होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा सिंगल आंसर क्या है।
कि विच फिनोमिना एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। रेनबो को फॉर्मेशन में कौन कौन सा फिनोमिना यूज होता है। आपके सामने चार ऑप्शन थे, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। ठीक है, ये सारे चार ऑप्शन थे आपके सामने। ठीक है, अब आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चार ऑप्शन थे आपके, तो कौन सा ऑप्शन था आप बताइए। चलिए देखते हैं कि रेनबो में हमें जो आंसर आता है वो होता है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप जब उसमें रेस पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो पहले तो रिफ्लेक्ट होता है और कलर 7 कलर्स क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें हमारा आंसर ये था। तो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सिंगल चॉइस का, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस्ड। अब आप बताइए कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसमें एक कंडक्टर है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो किया गया है। अगर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही है। और बताइए, जब मैग्नेटिज्म में हम पढ़े थे, हमारा जो फोर्थ चैप्टर था, क्या था वो साइंस में 10th बोर्ड के, उसमें यह था कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मैं करंट जब फ्लो किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ। क्या होता है, प्रोड्यूसर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आंसर को देखते हैं, हमारा आंसर देखिए क्या कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये रहे हमारे फिजिक्स के 5 क्वेश्चन और इनका आंसर। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा और अपने सोल्यूशंस को देखे होंगे और मैच आउट किए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, क्विज़ेस थे तो स्मार्ट। अब इसके बाद ही हमारे जो है कि बायो के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, एसएसटी के होंगे, मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस आपको करा जाएंगे। तो बच्चों आर यू रेडी? तो चलिए बच्चों चलते हैं क्विज, पहले क्विज की ओर। सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए थे। पहला क्विज यह है कि विच प्रोसेस इन प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉस। वह कौन सी प्रोसेस होती है प्लांट में जो कि आपके वाटर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बताइए, मैंने देखा है बच्चों ने ट्रांसपिरेशन आंसर दिया है, रेस्पिरेशन दिया है, फोटोसिंथेसिस दिया है, रिप्रोडक्शन दिया है। अब बच्चों में बताऊं, आपने कंफ्यूज कहाँ हुए थे? आप कंफ्यूज ट्रांसपायरेशन और रेस्पिरेशन में हुए थे। ठीक है, जब आपने आंख मीच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तुक्के मारे होंगे यार, आपने ऐसा लगाया होगा कि ट्रांसपायरेशन रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन रेस्पिरेशन। जब आपने तुक्का लगाया होगा तो बच्चों आपने तुक्का कुछ इस प्रकार से लगाया होगा। ठीक है, एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों में से एक होगा। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में से एक होगा। समझ में आया? देखिएगा बच्चों, कई बच्चों ने इसका आंसर रेस्पिरेशन भी दिया है तो कुछ बच्चों ने ट्रांसपायरेशन भी दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। आपको पता है लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस करते हैं और यहीं से बच्चों स्टोमेटा से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 भी होता है। समझ में आया आपको? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा आपका ट्रांसपायरेशन। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? काफी प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। आगे चलते हैं, सेकंड सिंगल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? बताइए, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? क्या वह न्यूरॉन है, क्या वह नेफ्रॉन है, क्या वह एक्सोन है, क्या वह बोमन कैप्सूल है? फिर से आपने अपना आंसर दिए होंगे, कैसे? फिर से आपने सोचा होगा न्यूरॉन नेफ्रॉन, न्यूरॉन नेफ्रॉन एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में से एक होगा। ठीक है, आप तुक्के मारते हो तो कैसे मारते हो? अच्छा, इन दोनों में से कोई एक होगा। है ना इंटरेस्टिंग, फंसाने वाले क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? आपको पता है किडनी एक बीन से स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है, डोर्सल साइड में वन पेयर होती है जो कि क्या करती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसके? यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर किडनी है, जो कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होता है आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन? ना 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 ना, इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है यह भी। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? फंसोगे फंसोगे बच्चों। आपके सामने क्विज के काफी इंटरेस्टिंग सवाल थे, आप सभी ने इनका जवाब दिया होगा।
बच्चों बात करते हैं विच एंजाइम इज रिप्रेजेंट इन सलाइवा। बताइए सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? क्या वह पेप्सिन होता है, क्या वह अमाइलेज होता है, क्या वह लाइपेज होता है, क्या वह ट्रिप्सिन होता है? अब तुम्हारी ट्रिक फेल बच्चों। पेप्सिन ट्रिप्सिन, लाइपेज अमाइलेज। बच्चों अब क्या करोगे? कुछ मत करो, कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या लगाओ? कॉन्सेप्ट लगाओ। सलाइवा के अंदर बताओ, पहले ये बताओ सलाइवा में डाइजेशन किसका होता है? सलाइवा में डाइजेशन स्टार्च का होता है। किसका होता है? स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? सलाइवा में। वेरी गुड। स्टार्च के लिए अमाइलेज वर्ड यूज करते हैं हम। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज वर्ड यूज करते हैं हम। करते हैं बच्चों। स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम अमाइल वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? अमाइल वर्ड यूज करते हैं। और एज लगता ही एंजाइम बन जाता है। एज लगता ही एंजाइम बन जाता है। यानी कि सलाइवा में डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। स्टार्च का जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों अब स्टार्च का डाइजेशन हमारे सलाइवा में होता है, जो कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। यानी कि बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा अमाइलेज। क्या होगा? अमाइलेज। अमाइल किसके लिए यूज किया? स्टार्च के लिए। और ले एज लगता है एंजाइम। अरे एंजाइम के एंड में एज लगता है ना। देखो एज एज। बातें समझ में आई? काफी प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यह भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 9th नंबर का है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? फिर से फंसोगे, फिर से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम। क्वेश्चन में फंसना मत, वर्ड को ध्यान से सुनना। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क। सेरिब्रम थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी में हेल्प करता है। क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। ठीक है। सेरिबेलम की बात करता है तो सेरिबेलम बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब लोग नशा करने के बाद ऐसे झूमते हैं, क्यों झूमते हैं? क्योंकि उनका सेरिबेलम अफेक्ट होता है। क्या होता है? उनका सेरिबेलम अफेक्ट होता है, जो कि उनके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। तो देखिएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? क्या वह थिंकिंग में काम करता है? सेरिबेलम बोल रहा हूं बच्चों, सेरिब्रम नहीं बोल रहा। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, विजन या हियरिंग? तो देखिएगा बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हियरिंग सुनने और देखने में तो मिड ब्रेन काम करता है। थिंकिंग मेमोरी में फोर ब्रेन काम करता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट में आपका सेरिबेलम हेल्प करता है। हाँ कि ना? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? देखिएगा बच्चों, मुझे पता है कई लोगों ने इसका आंसर सेरिब्रम भी दिया है या सेरिबेलम भी दिया है। यानी कि कई बच्चों ने इसका क्वेश्चन का आंसर थिंकिंग भी दिया है, किसी ने कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट भी दिया है। आगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। आगे हम बात करते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 10th नंबर का है। विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट? ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट आपने 10th क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। क्या पढ़ा होगा? फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। लाइट की डायरेक्शन में जब प्लांट सूट बेंड हो जाता है तो उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। देखिएगा ट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट। लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसे फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि सूट में ऑक्सीजन हार्मोन मिलता है, जो कि सूट को बेंड करता है टुवर्ड्स द लाइट। समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट? तो इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है जो कि सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक या सूट में पाया जाता है, एपिकल पार्ट में, जो कि प्लांट को मूव करता है या प्लांट को मोड़ देता है टुवर्ड्स द लाइट डायरेक्शन। इसे ही हम फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने पीछे बायोलॉजी कर ली है, मजा बहुत ले लिया होगा। देन करते हैं अपने पास, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। अपने पास क्या है? पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। क्या बता रखा है इसने? क्या क्या रखा है? जो अपने पास सॉल्यूशन है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कब होगा? जब सॉल्यूशन होगा वो अपने पास कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन के लिए पीएच क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते होगे आप, उसमें क्या होता है 1 से 7 तक तो अपने पास एसिडिक आते हैं, एंड 7 से ज्यादा जाते हैं 14 तक तो वहां पर कितना आ जाता है अपने पास? बेसिक करेक्टर आ जाता है। तो इसने क्या पूछा है? सॉल्यूशन कैसा है होना चाहिए अपने पास? जो ब्लू में कन्वर्ट होगा वो बेसिक करेगा। बेसिक के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो 7 होता है वो अपने पास न्यूट्रल रहता है, वो सॉल्यूशन को किसी में भी चेंज नहीं करता, लिटमस को
जो सोल्यूशन होता है वो लिटमस को किसी में चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। तो क्या होनी चाहिए अपनी 7 से ज्यादा होनी चाहिए। 7 से ज्यादा कहां पर आ रही है, हमारे पास डी ऑप्शन में आ रही है 10 pH होगी, तो क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। देखना डी ऑप्शन इसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, A solution reacts with crushed egg cells to give us that gas that runs lime water milky। जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है वो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होती है। वो क्या करती है, अपने पास लाइम वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, मिल्की कन्वर्ट कर देती है, मिल्की बना देती है। और मिल्की किस लिए बनाती है, जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मिल्की हो जाएगा। वो गैस कहाँ से प्रोड्यूस होगी, कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना होता है, कैल्शियम का ये जो क्रस्ट एग सेल्स होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनकर मिलकर बनती है। अगर उनमें अपन HCl डाल देंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो अपने पास लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। इसका आंसर क्या रहा है, HCl होगा। HCl में CaCO3 को HCl के सॉल्यूशन में डाल देंगे, जो अपने पास एग सेल्स होती है HCl के सॉल्यूशन में डालेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी जो अपने पास लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, 10 milliliter of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। इसने क्या बता दिया, अपने पास 10 मिलीलीटर क्या है NaOH है, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, 10 मिलीलीटर NaOH किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, 8 ml HCl के साथ। अगर अपने को 10 मिलीलीटर NaOH को न्यूट्रलाइज करना है तो अपने को 8 ml क्या लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। ऐसे इसने आगे पूछ लिया, इफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH 20 ml लेनी, इसकी अमाउंट NaOH की अमाउंट बढ़ा दी, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने पास HCl की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। इसको फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 था पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 ml NaOH ले लिया, तो अपने पास HCl कितना लेना पड़ेगा, 8 का डबल लेना पड़ेगा। तो 8 का डबल कितना आता है, 16 आता है। तो अगर अपने को 20 मिलीलीटर NaOH को न्यूट्रलाइज करना है तो अपने को 16 ml HCl लेना पड़ेगा। आंसर क्या है इसका, 16 ml आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ शादी में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो कुछ खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, उससे क्या होता है, कहते हैं यार एसिडिटी हो गई वगैरह वगैरह। वो किस लिए होती है, इंडाइजेशन नहीं हो पाता। इंडाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, वो इसलिए नहीं हो पाता है, जो अपने स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अपने पास डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या लेना पड़ता है, एसिड तो अपने उसमें स्टोमक में ही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। बेस को क्या बोलते हैं अपने पास, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो एंटा एसिड, एंटी ऑफ एसिड, अगर अपने को करना है न्यूट्रलाइज करना है एसिड को तो एसिड का एंटी लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एंटासिड। इसका आंसर आ रहा है सी। इंडाइजेशन को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड का यूज करना पड़ेगा, तो तब अपने में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या एसिडिटी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। जो अपने पास आयरन होता है उसको रस्टिंग से बचाना है, ये जो फ्राई पैन होता है घरों में यूज करते हैं उसको रस्टिंग से बचाना है। रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई ग्रीस, ग्रीस अप्लाई कर देंगे। आप सोच के बताओ, कोई बर्तन है उसमें खाना बनाना है, उसमें आप ग्रीस लगा दोगे, ग्रीस लगाने के बाद में आप खाना बना लोगे उसमें, तो ये तो नहीं आएगा। अप्लाइंग पेंट, क्या पेंट लगा दोगे, जैसे ही आप उसमें खाना बनाने लगोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने पेंट किया है उस आप दोगे ईंट दोगे नीचे से चूल्हे पर रखोगे गैस स्टोव पर, तो पेंट क्या होगी, वो पिघलने लग जाएगी, तो खाने का टेस्ट बिगड़ेगा। एंड केमिकल होते हैं जो डेंजरस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं पेंट में। सी ऑप्शन आ रहा है, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जो अपने पास जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोल देते हैं। आपने देखा होगा घरों में, जैसे कि आपके पास कोई फ्राई पैन होता है उसको स्क्रैच करके देखना, उस पर एक हल्की सी लेयर उतरेगी, उसके नीचे आपको आयरन का मिलेगा, वो क्या होता है उसके ऊपर जिंक चढ़ाकर दे देते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके दे देते हैं, वो ना तो अपने पास रिएक्ट करता है ग्रीस, तो अपने पास अलग चीज हो गई। तो अगर अपने को खाना बनाने वाले बर्तन को सेफ रखना है, रस्टिंग से बचाना है, तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, अपने को जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसका आंसर क्या रहा है, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। So are you ready? Let's start. So here is our question. How many times did Belgium constitution was amended? And your options are 1, 2, 3 and 4. And your right answer is 4.
कितनों ने सही दिया? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was formed? यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं बेटा, और 4 ऑप्शंस गिवन है. आपको बताना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इज ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले बनी थी. एंड योर ऑप्शंस आर INC, BJP, CPI एंड BSP. एंड द राइट आंसर इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. कितनों ने सही आंसर दिया? Let's move towards our next question, and that is Salar Dam built on which river? यहाँ पे एक डैम की बात की गई है और आपको बताना है कि वो कौन सी रिवर पे था. And your options are चेनाब, महानदी, सतलज एंड कृष्णा. And your right answer is चेनाब. हमारा जो सलार डैम है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है? चेनाब. Let's move towards the next question, and the question is The popular Gandhi-Irwin Pact was signed on. आपको बताना है कि कब ये पैक्ट साइन हुआ था. काफी सिमिलर से ऑप्शंस है ना, क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट आई नो माय चैम्प्स, दे गोना आंसर इट करेक्टली. एंड द राइट आंसर इज 5th March 1931. Let's move towards our next question. Which one of the following estimates national income in India? And this is your last question of the day. And the options are National Sample Survey, Central Statistical Organization, Reserve Bank of India and Industrial Finance Corporation. Quite confusing, isn't it? Let's see what is the right option. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जिसका काम क्या है? इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना. तो हेलो बेटा, आर यू रेडी? आप तैयार हो मैथ्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए और अपने आप को एनालिसिस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने क्या है कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत भी दिया है तो कुछ क्वेश्चन का आंसर सही भी दिया है. तो आपको दोनों ही कंडीशन में एनालिसिस करना है और हमें मैथ्स में जो है हमें अच्छा सा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और हमें बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर कि हमें एक हमारा रिफ्रेशमेंट हो रहा है बच्चों. रिफ्रेशमेंट के साथ ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करना भी सीख रहे हैं, प्राइज भी जीत रहे हैं. तो आर यू रेडी? हमने यहाँ पर हमारी जो साइंस की जो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर ली, फिर SST कर ली, तो मैथ्स के सॉल्यूशंस भी चाहिए. तो मैं RKG सर आपके लिए पूरे सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशंस और अपने आप को एनालिसिस भी करेंगे. तो कितना जल्दी आपने आंसर दिया था और आपको हेल्प भी मिलने वाली है और जल्दी ही ये आप आंसर देना भी सीखोगे कि कितना फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो मैंने क्या बेटा एक कैलकुलेशन पर एक वीडियो बनाया, शॉर्ट बनाया, तो उस शॉर्ट को जरूर देखिए आप. क्या होता है हमारे बच्चों की कैलकुलेशन वीक है तो उस कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया. तो उस शॉर्ट को भी जाके देखना आप यहाँ पर, ताकि आप मेंटे क्विज में क्या जीत सकते हो, प्राइज. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था. एलसीएम दे रखा है हमारे पास, किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम और HCF. यहाँ पर एलसीएम और भी दे रखा है और HCF भी दे रखा है. तो इसमें एक ट्रिक्स है कि एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबर्स के इक्वल होता है. तो ये था क्वेश्चन कि एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है, जो एक नंबर है वो गायब है, दोनों में जो x दे रखा है यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी थी. तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या था? 4. तो 4 कैसे आया था बेटा? तो ये जो दोनों नंबर्स थे हमारे x × 18, जो x × 18 इनका जो मल्टीप्लाई था ना बेटा वो एलसीएम HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा. 36 × 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 × 2 अपॉन 18, 18 2 जा 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2 × 2 कितना आ गया? 4. तो बेटा जल्दी से कमेंट जरूर करना है. आप जब वीडियो देखोगे सॉल्यूशन तो एक कमेंट करके बताना कि मैंने इसका आंसर राइट दिया था फर्स्ट का, तो फर्स्ट लिखना. और अगर किसी ने आंसर सही दिया है तो यस लिखना और आंसर रॉन्ग दिया है तो नो लिखना. ठीक है, ये हमें यहाँ पे कमेंट जरूर करना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस nth टर्म्स ऑफ 4n+2 इज. अगर हमें nth टर्म्स दे रखी है तो वो सीक्वेंस हमने एक ही पढ़ी है हमारी AP. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म्स है. बताओ इसका कौन सा टर्म्स निकालना है हमें? फिफ्थ टर्म्स. तो हमारे बच्चों ने सबने आंसर दिया था 22. तो 22 जो आंसर था वो कैसे आया था? तो इसका ये कि जो nth टर्म्स है तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, n = 5 पुट कर दिया हमने, हमें फिफ्थ टर्म चाहिए. तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × n की वैल्यू 5,
4 5 जा कितना हो गया 20 + 2 कितना आ गया आंसर 22। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। इसके बाद था हमारा सम ऑफ द L इंटू L B एंड H ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के L B H का सम दे रखा है और एक डायगोनल दे रखा है। डायगोनल कितना है, वो डायगोनल है 5√2 मीटर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है ना LBH, तो हम जल्दी से आंसर निकाल देते बेटा। फिर तो क्या 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। पर यहाँ पर पता है RKG सर ने दिया है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है। क्या है यहाँ पर देखो, ये जो इसका आंसर है वो आ रहा है हमारा 94। तो कैसे आएगा, तो LBH का सम दे रखा है, तो हमें पता है जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, तो उसके लिए हमने क्या किया LBH पहले एक बार तीनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा L² + B² + H²। बताओ प्लस ये आएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया है, किसका, टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। और इसके लिए हमारे पास तीनों का सम दे रखा है। बताओ तीनों का सम कितना है 12, तो यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर क्या था हमारा, तो यहाँ पर आ गया हमारे 12 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब L² + B² + H² के लिए डायगोनल दे रखा है। बताओ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² B² + H²। डायगोनल कितना है हमारा, वो डायगोनल था 4√2। अब हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से L² B² और H² की जो वैल्यू है ना बेटा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 √2 का 2 हो गया तो 50। तो यहाँ पर 50 पुट कर दिया, ये हो गया 144 और इधर 50 इधर चल जाएगा, तो 144 और -50 और ये हो जाएगा हमारे पास TSA। तो TSA जो है ना बेटा, वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास TSA। तो ये था आंसर इसका 94। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो भी बहुत इजी। कैसे, देखो यहाँ पर एक tan अल्फा की वैल्यू कितनी है √3 और tan बीटा की वैल्यू 1/√3। ये भी सर ने थोड़ा घुमाया है ना, ये भी घुमाया था। चलिए क्या tan अल्फा, यहाँ पर tan अल्फा है, इसका जो आंसर था बेटा वो था 0। कैसे था कि tan अल्फा की वैल्यू, अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो यहाँ पर तो 60 आ गया। और यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू 1/√3 जब 30 डिग्री पे होती है। क्या कोट अल्फा + बीटा मतलब 60 + 30, बताओ 60 + 30 तो कोट 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 0। ये हमारा बी आंसर था। बहुत इजी आंसर था, पर थोड़ा सोचना पड़ता है, तो सोचना तो पड़ता ही है। और एक क्वेश्चन दिया मैंने प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी हमारे क्या है, बहुत प्लेइंग के हिसाब से है, अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए खेलते हैं। उसके लिए वही मेंटिक्यूज हमने यहाँ पे रखा था कि 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शिफल्ड। अच्छी तरह से पीसे हुई जो ताश की गड्डी है। मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों दिया था, क्योंकि हमें पता है कि हम खेलने में माहिर हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे क्या है, गेमिंग के ऊपर है। तो क्या होगा जब खेलेंगे तो 52 कार्ड्स होते हैं, अच्छी तरह से याद है। 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, 13 होते हैं। किस किस के, स्पेड के होते हैं, क्लब के होते हैं, हार्ट के होते हैं, डायमंड के होते हैं। तो उनमें से क्या होते हैं, सबका एस होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द वेल शिफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड। ताश की गड्डी के 52 कार्ड्स में से हमें क्या करना है, एक पत्ता निकालना है। वो पत्ता क्या होगा, एक कार्ड निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी एन एस, एस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन था बेटा, वो था 1/13। कैसे था, क्योंकि हम क्या प्रोबेबिलिटी जो निकालते ना, उसमें हमारे पास जो एस है, एस आने के चांस बताओ कितने हैं, 4 है टोटल। ताश की गड्डी में या 52 कार्ड्स में से 4 एस होते हैं हमारे। कितने एस होते हैं, 4, और टोटल कितने होते हैं 52, कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4 और 4 से हो गया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 1/13। बताओ कौन सा ऑप्शन था, ए। चलिए बेटा मज़ा आया मेंटिक्यूज खेलने में, आप सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि आप सभी बच्चों का मनोरंजन भी होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, क्योंकि अकेडएक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए फ्री में मेंटिक्यूज लेके आ रहा है और आपको प्राइज़ दे रहा है। उसके साथ बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कुछ ऐसे एक्साइटेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो हमने को क्या कर रहे हैं, अच्छे मोटिवेट कर रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, क्योंकि आगे जाकर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको सभी बच्चों को। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगा, आपने पार्टिसिपेट किया तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइए। और थैंक यू बच्चों, आपको थैंक यू यहाँ पर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। और खेलने के लिए बड़ा मजा आया होगा। आई होप कि आप बहुत खुश रहे होंगे,
बहुत मस्त रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे, और ट्यूशन भी आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और एक और मेंटी क्विज लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।